पर सभी की नजर बनी हुई है। केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई सवालों से घिर गई है। वैसे सवाल तो एनडीए गठबंधन को लेकर भी बने हुए हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में घमासान मचा हुआ है और अब बिहार एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई, जिसके बाद एनडीए का टकराव खुलकर सामने आ गया। देखिए ये रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एनडीए में दो फाड़ होते नजर आ रही हैं। बिहार एनडीए विधायक दल की बैठक बुलाई गई, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और नीतीश कुमार के खास मंत्री अशोक चौधरी के बीच तीखी बहस हो गई, जिसने एनडीए में टकराव की खबरों को सतह पर लाकर रख दिया। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक को नहीं बुलाए जाने पर विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी से नाराजगी जताई। इसी बात को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक के बीच में ही दोनों के बीच बहस हो गई। इस दौरान बैठक में सीएम नीतीश कुमार समेत एनडीए घटक दल के सभी नेता मौजूद थे। बैठक में विजय सिन्हा ने कहा कि गठबंधन धर्म का पालन सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि सभी सहयोगियों को करना होगा। विजय सिन्हा ने बैठक में प्रहलाद यादव का मामला उठाते हुए कहा कि प्रहलाद यादव ने सरकार बनाने में समर्थन दिया था और इसकी जानकारी शीर्ष नेताओं को पहले से थी। ग्रामीण कार्य विभाग में ग्लोबल टेंडरिंग को लेकर विधायकों ने नाराजगी जताई। विधायकों का कहना था कि ग्लोबल टेंडरिंग से चुनाव में नुकसान हो रहा है। एनडीए के विधायकों ने नल जल योजना को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। ऐसे में जेडीयू और बीजेपी के बीच जारी तनाव खुलकर सतह पर आ गया है, जिससे साफ साफ संकेत मिल रहे हैं कि चुनाव से पहले एनडीए बिखर जाएगा और अगर वाकई में ऐसा होता है तो यह एनडीए के लिए बड़ा नुकसान साबित होगा। चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। अब देखना होगा कि जेडीयू इस पर क्या रुख अपनाती है। चुनाव से पहले एनडीए को बड़ा झटका लग सकता है। वैसे झटका तो जस्टिस यशवंत वर्मा को भी लग सकता है। संसद के मॉनसून सत्र में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा और इस पर फैसला होगा, जिसके लिए सांसदों की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को प्रस्ताव भी सौंप दिया गया। तो कब होगी महाभियोग प्रस्ताव पर चर्चा? क्या जस्टिस वर्मा पर गिरेगी गाज? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी लगभग पूरी हो गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने के प्रस्ताव पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, बीजेपी सांसद अनुराग सिंह ठाकुर समेत 145 सांसदों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। संविधान के अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 217 और 218 जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से संबंधित है, इनके तहत कांग्रेस, टीडीपी, जेडीयू, जेडीएस, जनसेना पार्टी, असम गण परिषद, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, लोक जनशक्ति पार्टी और सीपीएम समेत कई दलों के सांसदों ने इस ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके बाद इस ज्ञापन को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया गया। उम्मीद जताई जा रही है कि अगले हफ्ते इस पर चर्चा हो सकती है। हालांकि इस बारे में जब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं प्राथमिकता के आधार पर किसी भी चीज पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक ये प्रस्ताव स्पीकर की इजाजत से बीएसी की ओर से पारित नहीं हो जाता, मेरे लिए कुछ भी कहना कठिन है। दरअसल 15 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली स्थित सरकारी निवास पर आग लग गई थी। इस दौरान दमकल कर्मियों को उनके बंगले में भारी संख्या में नोट मिले, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी बिठाई और जस्टिस वर्मा को दोषी पाया, जिसके बाद तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की सिफारिश की थी। जस्टिस वर्मा का बाद में इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस कार्रवाई को चुनौती भी दी है। ऐसे में देखना होगा कि संसद में इस प्रस्ताव पर क्या फैसला होता है। नजरें सुप्रीम कोर्ट पर भी बनी हुई हैं। जस्टिस वर्मा का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है तो पश्चिम एशिया में जंग के बादल नहीं छट पा रहे। इजरायल और ईरान के बीच सीज फायर हुआ तो सीरिया में नया मोर्चा खुल गया। पहले सीरिया पर इजरायल ने हमला किया, बाद में इजरायल और सीरिया के बीच सीज फायर हो गया तो तुर्की इस जंग में कूद पड़ा है और उसने सीरिया पर हमला कर दिया है। सीरिया में जो सरकार है उसे तुर्की का समर्थक माना जाता है। ऐसे में तुर्की के हमले से सीरिया का संकट और गहराता दिखाई दे रहा है। तो क्या है पूरा मामला, देखेंगे इस रिपोर्ट में। सीरिया के अलेप्पो में जबरदस्त धमाके सुने गए हैं। एक बार फिर सीरिया पर हवाई हमला हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस बार ये हमला इजरायल की तरफ से नहीं हुआ, बल्कि सीरिया के दोस्त तुर्की की तरफ से हुआ है। तुर्की ने अपने हमलों में सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस के ठिकानों को निशाना बनाया। बीते दिनों ड्रूज समुदाय को लेकर इजरायल की तरफ से सीरिया पर किए गए हमले रोक दिए गए हैं। दोनों देशों के बीच सीज फायर है। ऐसे में लगने लगा था कि सीरिया में शांति लौट रही है, लेकिन अब तुर्की ने जो किया उससे एक बार फिर सीरिया संकट में नजर आ रहा है। तुर्की सीधे तौर पर इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानता है। तुर्की की कोशिश है कि सीरिया की सीमा के अंदर तकरीबन 30 किलोमीटर तक के हिस्से को एसडीएफ के कब्जे से खाली कराया जाए, जिससे उसे सेफ जोन घोषित कर सीरियाई शरणार्थी बसाए जा सके। इसके अलावा तुर्की एसडीएफ पर हमला कर अमेरिका पर दबाव भी बनाना चाहता है।
दरअसल अमेरिका एसडीएफ के पक्ष में रहा है। यूएस की तरफ से एसडीएफ को आईएसआईएस से मुकाबले में सहयोग और हथियार भी दिए गए थे। इराक में एसडीएफ अमेरिका की मदद करता रहा है। खास बात यह है कि इन हमलों को तुर्की अपनी आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताता है। हालांकि बशर अल असद के सीरिया से भाग जाने के बाद तुर्की की ओर से पहली बार ऐसा हमला किया गया। बता दें कि इस समय सीरिया पर अहमद अल शरा का शासन है, जो एचटीएस के प्रमुख रहे हैं। तुर्की का सीरिया के तख्ता पलट में भले ही सीधा हाथ नहीं था, लेकिन एचटीएस को सपोर्ट करने और अल शरा को राष्ट्रपति बनाने में वो पर्दे के पीछे लगातार एक्टिव था। इसी के चलते तुर्की के हमले के बावजूद सीरिया की तरफ से कोई तीखी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। राहुल गांधी ने शिकायत की है कि उनको संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा है। अरे भाई, सरकार अगर आपको बोलने देगी तो या तो आप संसद के बाहर बैठे होंगे या फिर सरकार मुसीबत में पड़ जाएगी, क्योंकि जब भी आप बोलेंगे तो महंगाई के बारे में बोलेंगे, बेरोजगारी के बारे में बोलेंगे, अर्थव्यवस्था के बारे में बोलेंगे, कानून व्यवस्था के बारे में बोलेंगे। ये सब उस तरह की बातें हैं जिन पर सवाल पूछना मना है और जिनकी संसद में नो एंट्री है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।